हेलो बच्चों, सो आई होप कि आपने स्टार्टिंग से ये कोर्स ज्वाइन किया होगा और स्टार्टिंग से वीडियोस देखी होंगी। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था कि हाउ टू प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इररेशनल। एक्चुअली हम क्या करते हैं या फिर हमें वो क्या कहते हैं, जो नंबर इररेशनल होता है ना उसी को प्रूव करने के लिए कहते हैं कि वो इररेशनल है। और हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि नहीं नहीं जी ये तो इररेशनल नहीं है, ये रैशनल है। और फिर कुछ प्रॉपर्टीज वो जब मीट नहीं करता तो फिर एंड पे कह देते हो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने तो कहा था कि ये रैशनल है पर ये तो रैशनल की प्रॉपर्टीज को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये इररेशनल ही होगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में वी हैव लर्न कि हाउ टू प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इररेशनल बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, सो यू मे रेफर टू दैट वीडियो ऑल्सो। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन जो है इसी के बेस्ड वो मैं अभी भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। मतलब लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि रैशनल नंबर इररेशनल नंबर क्या होता है, सबको पता है। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। एक ये थ्योरम थी एंड दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने इररेशनल का प्रूव करना है ना तो उसमें एक्चुअली यही थ्योरम है जो बीच में यूज होनी है। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर and if p divides a square, this is square, so you may change here, so this is a square, cross it and a square. So if p divides a square then p divides a also. ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है मैं एक नंबर से आपको समझा देती हूँ कि लाइक say the number is 12 and its prime factors are 2 cross 2 cross 3. What would be the prime factors of 12 square? The prime factors of 12 square that will be same ना, बस जहाँ पे वो 12 में एक एक बार अकर हो रहे थे या फिर if 2 is occurring 2 times in 12 then it will occur 4 times in 12. बट ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक्स्ट्रा एक प्राइम फैक्टर आ जाएगा, ये तो होता नहीं है। तो अब सिंपली वो क्या कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर है p, मान लो ये 3, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, सो से दिस इज a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको हम दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं कि अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो p a का भी फैक्टर होगा। अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो p a का भी फैक्टर होगा। अगर 12 की फैक्टराइजेशन में 3 था और 12 स्क्वायर की फैक्टराइजेशन में 3 था तो 12 की फैक्टराइजेशन में भी 3 होगा ही होगा। ओके, सो यही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है विच यू विल बी यूजिंग टू प्रूव के द गिवन नंबर इज इररेशनल। ठीक है, सिंगल नंबर के लिए हम ये यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में बस 3 इतने ही क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस हैं और इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। तो लास्ट वीडियो में भी हमने यही प्रूव किया था कि √3 या √2 किसी को इररेशनल प्रूव किया था। एंड विल बी यूजिंग द सेम मेथड, सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, बट नाउ दिस टाइम विल बी राइटिंग ऑल्सो। क्यों? क्योंकि पेपर में तो अटेम्प्ट करना है ना, तो कैसे आपने नोटबुक में अटेम्प्ट करना है वो पूरा इस बार मैं अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी। ठीक है, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की बात फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5, so first question is prove that √5 is irrational. So firstly what we'll do, we'll write the word proof here and the first statement that we'll write that is
let us assume that under root 5 is rational. If it is a rational number, then that can be represented in p by q form. हमने जो पढ़ा था रैशनल की डेफिनेशन वो थी कि वी कैन रिप्रेजेंट इन द p by q फॉर्म वेयर p and q are integers. Both are integers and q is not equal to 0. ये हमने पढ़ा था, ठीक है. अब इसके साथ में एक चीज थोड़ी सी और अज्यूम क्या कर रही हूँ कि p by q सिर्फ इंटीजर ही नहीं है, दे आर को प्राइम ऑल्सो. को प्राइम का मतलब कि वो अकटते नहीं है, उन दोनों का HCF 0 HCF 1 है. जैसे कि नंबर मान लो 34/17 है, ठीक है. 34/17 is actually equal to 2/1 and this is the lowest form, and here 2 and 1 are co-primes, they do not have any common factor, ठीक है, एक्सेप्ट 1 तो होता ही है ना सबका. तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो 2 भी प्राइम है 1 भी प्राइम है और ये दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है. तो या फिर कह लो कि इन दोनों का HCF जो है वो इक्वल टू 1 है. सो ऐसे ही नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं ना. तो सिंपली क्या है, अब इस बार हम रैशनल तो कहेंगे ही कहेंगे, रैशनल के साथ साथ हम साथ में ये भी अज्यूम करेंगे कि नंबर्स आर को प्राइम, ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट द नंबर्स आर को प्राइम. सो को प्राइम अज्यूम करने के लिए मैंने इस बार क्या किया, p by q लिखने की बजाय a by b लिख देती हूँ. कोई फर्क पड़ता है? अगर p by q भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, पर क्योंकि जनरली हम p by q रैशनल नंबर के लिए यूज करते हैं और वहां पे वो p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स. सिंपली उनकी एक ही कंडीशन होती है कि दे आर इंटीजर्स. वहां पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं ना होती कि वो को प्राइम है. तो इस बार मैं क्योंकि मैंने को प्राइम भी लेना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना इनको नाम a by b रख लेती हूँ, ठीक है. सो लेट अस assume टू द कॉन्ट्रेरी. ये भी कहना जरूरी है. क्यों कहना जरूरी है? क्योंकि उसने जो कहा है वो तो कहा है कि नंबर इरैशनल है, पर हम उसे उल्टा मान रहे हैं. तो विल राइट लेट अस assume टू द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज irrational, under root 5 is rational and can be represented or can be expressed in the form a by b, where a and b are co-primes and कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं होता. तो विल राइट एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. ये कहानी से लिख दी. और ये कहानी में हमने यही कहा है ना कि अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल है एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म. तो ये लिख लिया. अब इसका क्या करते हैं, इसकी करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो व्हेन यू विल स्क्वायर बोथ साइड्स you will get 5 is equal to a by a square by b square, or we can write it as a square is equal to 5b square. So what does it means कि a square is divisible by 5. क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है ना and 5 is a prime number. तो अगर a square is divisible by 5, it means that a is also divisible by 5. a square divisible by 5 है तो a भी तो divisible by 5 होगी ना. तो यहाँ पे हमने लिख देना है. So इसका मतलब क्या है, therefore we can say therefore a square is divisible by 5. This also means, so by the theorem we can say, so this means that a is also divisible by
5। इसी चीज को आप दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हो कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, सो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। ये जो इतनी सी चीज मैंने लिखी है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि बात तो मतलब यही हुआ ना कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है। डिवाइड तो वही करेगा ना जो उसका फैक्टर है। तो इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका क्या हो गया कि 5 is a factor of a square. So if 5 is a factor of a square, that means it is a factor of a also. ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखो, both ways it is correct. ठीक है, जब नोट्स देखोगे तो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है कि a square is divisible, a square 5 is a factor of a square, so 5 is a factor of a also. ठीक है, ये हो गया। अब देखो ना, अगर कोई डिविजिबल है बाय, अगर कोई नंबर डिविजिबल है बाय 5, तो इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू समथिंग में से लिख सकती हूँ। सो a इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, सो c लिख लिया मैंने, एक और इंटीजर ले लिया। सो नाउ वी कैन राइट, सो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट a is equal to 5c. Okay, so now we are squaring this again. अब यहां तक पहुंच गए, इसको हमने कह लिया इक्वेशन नंबर 1, यहां तक पहुंच गए। अब हमने क्या किया, इसको फिर से स्क्वायर कर दिया। सो स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन, so we'll write squaring both sides, what get a square is equal to 5 square is 25 c square. Okay, so a square is equal to 25 c square. So this is our equation number 2. So now you see equation number 1 is also a square is equal to something, equation number 2 is also a square is equal to something. That means we can equate these two. दोनों a square की ही तो equations है ना, so we are equating 1 and 2. So when you equate 1 and 2, you get 5b square is equal to 25c square. So what does it means? 5 और 25 cancel होंगे, because 25 is divisible by 5. So you will get b square is equal to 5c square. So what does it means? That b square is divisible by 5. So this implies we can say therefore b is divisible by 5. So this implies b is also divisible by 5. तो that means हम ये कह सकते हैं ना कि 5 जो है वो b का भी फैक्टर है और यहाँ पे जो 5 था वो a का भी फैक्टर है. So this implies 5 is a common factor of a and b. पर हमने शुरू में क्या अज्यूम किया था? We had assumed that a and b are co-prime. Co-prime का मतलब they do not have any common factor. तो ये तो बात गलत होगी ना. So इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी assumption को. So we'll say as it contradicts the assumption, this implies under root 5 is irrational. मतलब अब हमारी assumption wrong है और अंडर रूट 5 irrational है. बस इसको सुंदर तरीके से लिख लेना, क्योंकि मुझे एक ही स्लाइड में लिखना था तो वो ज़्यादा किचमिच हो गई है ना. तो आप इसको थोड़े बेटर वे से प्रेजेंट कर लेना नोटबुक में, और नोट्स में देखोगे तो ये आपको थोड़ा बेटर लगेगा भी. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये प्रॉपर्टीज कुछ यूज करनी है कि अगर हम किसी भी रैशनल का और इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल ही होगा.
तो मतलब इस बार भी हमें पहले ही पता होगा कि नंबर इरेशनल है और उसने कहा होगा कि प्रूव करो और फिर हम प्रूव कर देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड देखते हैं क्या है। So in question number 2 you need to prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational. अब इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही यू कैन से कि एक गुरु मंत्र है कि आपने क्या करना है, जो अंडर रूट में नंबर है जिसका आपको हमेशा से पता है कि वो इरेशनल है, उसको इक्वेशन के एक साइड पे रख लेना है और बाकी जो भी है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड रख लेना है। जैसे कि नंबर हमने जो प्रूव करना है दैट इज 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। ठीक है, इसको इरेशनल प्रूव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे कि ये a बाय बी के इक्वल है, a बाय बी जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब अंडर रूट 5 को एक साइड पे रहने दिया, बाकी सब कुछ दूसरी साइड ले गए। दूसरी साइड ले गए मीन्स वो क्या बन गया, a बाय बी माइनस 3 और ये 2 दोनों के नीचे आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर, वो भी तो रैशनल नंबर ही होगा ना। तो दैट मीन्स यू कैन से कि दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज रैशनल, वो तो हमें पता है, हर हाल में है ही वो रैशनल। और इसका मतलब क्या हुआ कि इधर अगर रैशनल नंबर है, अगर इस तरफ रैशनल नंबर है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ वाला नंबर भी रैशनल ही होगा ना। पर ये भी हमें पता है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा होता है कि द फैक्ट इज नोन दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है ना, वी नो दैट फैक्ट। तो क्योंकि ये तो हमें पता है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो ये तो हो सकता है क्या कि एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर आपस में इक्वल हो, नेवर पॉसिबल ना। तो फिर इसलिए हमने कह देना है कि एज राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर इज रैशनल नंबर and left hand side is irrational, so this means we can say here the contradiction occurs, so that means the number is irrational. Okay, same way you will be doing the third question also. third question में भी यही है, 1 upon under root 2 है, 1 upon under root 2 है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसको रीअरेंज करके अंडर रूट 2 को एक साइड पे रखना है और बाकी सारा कुछ दूसरी साइड। ठीक है, सिमिलरली अगले दोनों पार्ट्स में भी। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से सिर्फ देख लेते हैं कि हाउ आई हैव अटेम्प्टेड दीज क्वेश्चंस। ओके, सो चलो फाइनली 1.3 एक्सरसाइज। सो फर्स्टली द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर गिवन, जैसे कि हमेशा दिए होते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रूफ तो हमने स्लाइड्स में भी कर लिया है। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे थे कि प्रूव दैट 3 प्लस अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अब हमने इसमें भी टू द कॉन्ट्रेरी अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है। ठीक है, अब ये रैशनल है तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं a बाय बी फॉर्म में, और a और b क्या है, को प्राइम्स, और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस इस नंबर को इक्वल टू a बाय बी लिख लिया। फिर रीअरेंज करके जो अभी हमने लिखा था कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाय 2 b माइनस 3 बाय 2। तो अब देखो मैंने रीजनिंग में क्या लिखा है, कहता है एज द नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड आर रैशनल and the difference of two rational numbers is always rational, which means a left hand side that is under root 5 is also rational। क्योंकि जब राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल ही होगी, तभी तो पॉसिबल है ना इक्वल होना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, सो इट इज कंक्लूडेड दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल, दैट्स ऑल। मतलब ज़्यादा कहानी क्या है, दो को बातें लिखनी है और रीअरेंजमेंट मैथमेटिकल जो करनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 जो भी आपको दिखेगा वहाँ पे उसको इक्वेशन के एक साइड पे रखना है
और बाकी सारा कुछ जो है इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाना है, दैट्स ऑल. सो सिमिलरली वी हैव डन हेयर ऑल्सो. अब वो क्या कहता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. अब 1/√2 दिया है तो वही इसको रैशनल नंबर ले लिया a बाई बी के. सिमिलरली अगले दोनों क्वेश्चंस, ठीक है. सो एक बार आप नोट्स में से देख लोगे और शायद देखने की भी ज़रूरत नहीं है. पहले आप क्या करोगे, यू विल attempt it yourself and then if there is any doubt only then you should refer to the notes. And also just go through the notes to find that are you attempting it correctly. मतलब ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम में हमारे से एक्सपेक्टेड कुछ ज़्यादा हो और हम वहाँ पे 2 को लाइनें लिख के आ जाएं और फिर वहाँ पे जहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पे हम सिर्फ 1.5 और 2 ही स्कोर कर पाए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसलिए एक बार ज़रूर देख लेना कि लिखना कैसे है, ठीक है जी. सो ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. पूरी की पूरी हमने एक बार समझ भी ली है. आपने खुद अटेम्प्ट ज़रूर करनी है. अटेम्प्ट करने के बाद यू विल रेफर टू द नोट्स. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं और वो क्या है कि गिवन नंबर को हमने ये बताना है कि वेदर दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, तो उसके लिए 2-3 थ्योरम्स हैं वो पढ़ेंगे एंड विल डू द एक्सरसाइज. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.